नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मध्य प्रदेश सरकार मिट्टी के संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मृदा संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। वे रोज पौधारोपण भी करते हैं। इसी श्रृंखला में सेव सॉइल अभियान के अंतर्गत भोपाल में बड़ा आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव की गरिमामय उपस्थिति में जन जागरूकता कार्यक्रम होगा। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जी के द्वारा सेव सॉइल अभियान के जरिए लोगों को मिट्टी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मिट्टी का संरक्षण क्यों जरूरी है, इस पर बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शेखर जी। जी नमस्कार। जी सर, सबसे पहले हम आपसे यही समझेंगे कि आज हमें मिट्टी बचाने की जरूरत क्यों है। जी हाँ, ये बहुत ही इस वक्त का सबसे ज्वलंत विषय हो गया है, मिट्टी का बचाव। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारा जो सभ्यता है वो मिट्टी से ही शुरू हुई है, और हम सब जानते हैं कि बिना मिट्टी के हमें जीवन में किसी प्रकार का भोजन नहीं मिल सकता। और आज भोजन की प्राप्ति में जो हमारी मिट्टी है वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ हो रही है। जिस मिट्टी को कभी उसका गुणगान गाए बगैर नहीं रहते थे, आज वो अस्वस्थ होती जा रही है। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि मिट्टी की ताकत खत्म हो गई, मिट्टी में वो सारी चीजें जो पहले पाई जाती थी उनकी कमी हो रही है। उसका कहीं ना कहीं कारण है कि जो हमारा मानव है या जनमानस है, जिसको सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी कि मिट्टी का बचाव करने की, मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान रखने की, और पहले रखा भी जाता था। लेकिन वर्तमान के स्पर्धा का जो दौर चल रहा है, इस दौर में हमने मिट्टी को जो पोषक तत्व उसमें वर्तमान में बने होना चाहिए, उन सब चीजों की ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वर्तमान समय में हम जो बिना सोचे या बिना उसके जाने उसका लगातार दोहन कर रहे हैं, और उसमें से सारे जो चीजें हैं उसका दोहन करने के बाद उसको वापस नहीं दे पा रहे हैं। यही कारण है कि हमारी मिट्टी धीरे धीरे अस्वस्थ होती जा रही है। शेखर जी, मिट्टी में भी जान होती है, इसमें कितना सच है? बिल्कुल, मिट्टी में जान होती है। इसका आपको मैं सिर्फ सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। आपके सामने अगर मैं रेत रख देता हूँ और एक खेत की मिट्टी रख देता हूँ, रेत में आप पौधा उगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं उगा सकते। क्यों? क्योंकि रेत में किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव नहीं है, किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। और जो खेत की मिट्टी होती है उसमें आर्निक कार्बन होता है, उसमें करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव होते हैं। करोड़ों की संख्या में मतलब वो सूक्ष्म जीव जो पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराते हैं और पानी को रोकते हैं, हार्मोन्स है, विटामिन के घुलनशील बनाते हैं और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये सारे हमारी मिट्टी में या मृदा में पाए जाते हैं, और इसी कारण हम मृदा को जीवित कहते हैं। और जीवित मृदा में ही हम उत्पादन जो है फसलों का, वृक्षों का या किसी भी प्रकार का उत्पादन का कार्य जीवित मिट्टी में ही कर सकते हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण यही होता है कि हम कह सकते हैं कि मिट्टी जीवित है, तभी उसमें हम किसी प्रकार का उसमें उत्पादन ले सकते। शेखर जी, मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, ये भी आप समझाइए। जी हाँ, मिट्टी की उर्वरता की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी में जान होनी चाहिए। जान का मतलब होती है ताकत, उसमें जो शक्ति होनी चाहिए उसको कहते हैं हम लोग, अगर वैज्ञानिक भाषा में समझें तो लगभग उसमें बहुत सी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे लिए भी, मानव शरीर के लिए भी, जंतुओं के लिए भी, हमारे जो अन्य पशु पक्षी उनके लिए भी, उन सबको खाद्यान्न के रूप में जो मिलते हैं, उसके लिए भूमि में 17 पोषक तत्व हैं। तो ये सब चीज हमारी भूमि में पहले से उपलब्ध है, उनका हमारी फसलों में उपयोग भी हो रहा था। उनको संतुलित मात्रा में रखने का एक प्रोसेस था कि जब भी हम कटाई करते हैं या किसी भी प्रकार के कोई खाद बनाते हैं तो उनमें वो पोषक तत्व उपलब्ध थे। लेकिन अब इन सब चीजों से दूरी बनाते हुए हमने रासायनिक दवा, तो इस कारण जो भूमि में हम कहते हैं ना कि उर्वरा शक्ति क्या होती है, तो उसके लिए जो 17 पोषक तत्व है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ प्राथमिक हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, कुछ द्वितीयक पोषक तत्व हैं, कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीज है। इसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको सूक्ष्म जीव कहते हैं, इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वर्तमान समय में इनकी भी कमी हमारी भूमि में होती जा रही है। इनकी सुई की नोक की समान हमारे भोजन में आवश्यकता है, लेकिन जरूरत है। जैसे कि हम खाना जब भी खाते हैं तो उसमें नमक या हल्दी जो होती है उसकी बहुत चुटकी में मात्रा की जरूरत होती है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं महत्व हमारे खाद्य
खाद्य पदार्थ को स्वाद देने में या उसकी महत्ता बताने में होता है। शेखर जी, ये जो रासायनिक खादों से मिट्टी को भी बहुत ज्यादा नुकसान है, कीटनाशकों से जमीन को नुकसान है? जी हाँ, कीटनाशक से तो बहुत ज्यादा नुकसान है और इसका कारण है कि जो वैज्ञानिक बताते हैं उन मात्राओं का इस्तेमाल अगर सही तरीके से संतुलित मात्रा में किया जाए तो उसका लाभ मिलता है। लेकिन असंतुलित मात्रा में जब हम किसी भी रासायनिक खाद हो या रासायनिक दवाएं हो, चाहे वो उसमें इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो, इन सब का इस्तेमाल जब असंतुलित मात्रा में होता है तो कहीं ना कहीं हमारी भूमि और जो वातावरण है, हवा है, पानी है, उसमें इनका प्रदूषण होता जा रहा है और उसी कारण जो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, जैसे हम मिट्टी में अगर खादों का इस्तेमाल करना है, हम कहते हैं मृदा की जांच करें। मृदा की जांच के बाद में जो संतुलित मात्रा, अब हमको नाइट्रोजन उसमें 20 किलो देना है और हमने अगर बिना जांच के उसमें 50 किलो डाल दिया, तो जो 30 किलो अतिरिक्त खाद आपने डाली है वो या तो वातावरण में जाएगी, हवा में उड़ जाएगी, या जमीन में नीचे लीचिंग करके जाएगी, तो वो पानी में या वाटर बॉडी में जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमारी भूमि को, हमारे सूक्ष्म जीवों को, हमारे पानी को, वाटर बॉडी को कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाती है और उसका कारण है कि हमारा जो सही तरीके से मिट्टी का जो स्वास्थ्य होना चाहिए वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। शेखर जी, तो मिट्टी भी बच जाए और फसल उत्पादन भी कम ना हो, इसका क्या समाधान हो सकता है? जी हाँ, ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और ये आज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कह सकते हैं कि हमें उत्पादन भी बरकरार रखना है और साथ ही साथ हमारा जो खाद है, उर्वरक है या रासायनिक दवाएं, उनका इस्तेमाल को कम करना है। क्योंकि हमारे भोजन में या हमारे जो खाद्य पदार्थ है उसमें कहीं ना कहीं रासायन पहुंच चुका है। उसका कमी कैसे करना है, इसके लिए एक हमको व्यवस्थित रूप से एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा और उसका सीधा सा उपाय है कि हम जो रासायनिक दवाएं हैं या रासायनिक खादें हैं, इनका इस्तेमाल धीरे धीरे कम करें और साथ ही साथ जो प्राकृतिक खेती की बात होती है या जैविक खेती की बात होती है, उसके विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं या जो खेतों में हम पराली वगैरह की समस्या आती है उसको जलाते हैं, उसको रोकने के लिए, तो उसके लिए हमको उपाय करना होगा कि हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम अपने खेतों में कुछ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करें और 2-3 वर्षों में वो धीरे धीरे बदल जाएगा। क्योंकि उत्पादन तुरंत तो शुरुआत में 1 या 2 साल तो कम होता है, लेकिन अगर आपने मिट्टी की शक्ति को वापस बरकरार कर लिया तो निश्चित रूप से आपको उत्पादन में कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ जाएगी, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या नहीं है। इसके लिए सबसे बढ़िया है जो जैविक उत्पाद हैं, जैसे जैव उर्वरक होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, हमारे केचुआ खाद होती है, जो खेतों में तैयार करने वाली खाद होती है। इसके साथ में जो बात की जाती है गोबर की खाद, कहीं ना कहीं गोबर की खाद इसका सबसे मूल मंत्र है और इसकी ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो हम कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो पहले प्राकृतिक रूप से बनाई जाती थी, विभिन्न प्रकार के जैविक जो कीटनाशक हैं या जैविक रूप से जो हमारे फंजीसाइड हैं, फफूंदनाशक हैं और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के उद्देश्य से बहुत से, जैसे हमारे गाय या जो केचुआ खाद होती है उससे जो हमारा क्या कहेंगे इसको, जो केचुआ का जो पानी होता है, इन सब का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हमारी भूमि की ताकत को बढ़ाने में किया जाता है। शेखर जी, मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती के लिए मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मिट्टी बचाने के लिए जो अभियान चल रहा है उसमें आप किस तरह से देखते हैं कि कैसे प्रयास मध्य प्रदेश में हो रहे हैं? जैविक खेती की जो बात की जा रही है उसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कई वर्षों से जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन किया जा रहा है और उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है और इसी तारतम्य में हर जिले में किसानों को जैविक ग्राम और जैविक खेती से संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है और हमारा जो कृषि से संबंधित अमला है यह कार्य कर रहा है। लेकिन वर्तमान में जो लक्ष्य हमारे पास दिखाई दे रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए हमारे किसानों को एक सही रोड मैप बना के जागरूक करने की अति आवश्यकता है। तो जब जागरूक किसान हो जाएंगे, उनका ग्रुप बन जाएगा, वो लोग सहकारी समिति बना के अपना काम करेंगे, तो निश्चित रूप से इस कार्य में एक बहुत अच्छे तरीके से उनको लाभ प्राप्त होगा। तो सभी किसान और तेजी से आगे आएंगे और साथ में मिलकर काम कर पाएंगे। तो जैविक खेती का काम तो किया जा रहा है, लेकिन एक बहुत ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी के कारण भी थोड़ा सा किसान इसको अपनाने से थोड़ा सा डरता है। तो जागरूक करने की महती और इसका लाभ वो
जरूर खुद भी उठाएगा और आम मानस को इसका लाभ सबसे ज्यादा मिलेगा। अगर वो जैविक खेती करता है तो जो उत्पाद है वो कहीं ना कहीं रसायन से मुक्त होगा और विषैली या जो हम कहते हैं कि विषाक्त भोजन जो आज मिल रहा है उससे दूरियां बनेंगी लोगों को। बिल्कुल, और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, हमारी मिट्टी अच्छी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।